नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ से है और जब भी हम डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो अभी अर्मेनिया हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर बन चुका है। अर्मेनिया की तरफ से पहले से ही कई इंडियन डिफेंस सिस्टम को एक्वायर किया जा चुका है, जिसमें स्वाति रडार से लेके ATGS तक शामिल हैं। और इसके अलावा अर्मेनिया की तरफ से भारत से आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अर्मेनिया को डिलीवर करना स्टार्ट नहीं किया गया, लेकिन अर्मेनिया की तरफ से आकाश सैम के बाद भारत से MR सैम या फिर आकाश NG जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने के लिए कोशिश किया जा रहा है। जब से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई शुरू हुआ था, तब से दोनों ही अपने अपनी डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अर्मेनिया की तरफ से अपनी एमुनेशन डिमांड को पूरा करने के लिए भारत से मदद लिया जा रहा है। और अभी अर्मेनिया इंडियन डिफेंस सिस्टम का या वेपन्स का सबसे बड़ा कस्टमर बन चुका है। इसके बाद आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अर्मेनिया की तरफ से भारत से आकाश NG और MR सैम जैसे सिस्टम को भी ऑर्डर करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर अर्मेनिया भारत से आकाश 1S के बाद कोई एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला है तो वो MR सैम और आकाश NG दोनों में से कोई एक होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की रेंज लगभग सिमिलर होने वाली थी। इस वजह से सेम रेंज वाली 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिफेंस सिस्टम को रखने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, यानी कि वो या तो आकाश NG के लिए ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं या फिर MR सैम के लिए ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। अगला अपडेट न्यूक्लियर वेपन को लेके। आप सभी को पता होगा कि दुनिया में गिने चुने देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, उसमें से भारत भी एक है। लेकिन आज तक भारत की तरफ से कभी भी न्यूक्लियर पावर को ऑफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल करने का मोटिव नहीं रखा गया है और इसी वजह से भारत की तरफ से कभी भी रैपिडली न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वॉरेट को डेवलप करने की कोशिश नहीं किया गया है, जिस वजह से आज तक हमेशा पाकिस्तान के पास हमारे मुकाबले ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरेट मौजूद होते थे। पर अभी पहली बार भारत की तरफ से न्यूक्लियर वॉरेट की सेगमेंट में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया गया है। सिप्री, जो कि हर साल दुनिया भर की सभी न्यूक्लियर पावर कंट्री की न्यूक्लियर वॉरेट का एक हिसाब रखते और स्टडी को पब्लिश करती है, उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरेट मौजूद है। इसी के साथ ही भारत अभी न्यूक्लियर वॉरेट की लिस्ट में 4th पोजीशन पर आ चुका है। भारत से आगे बस रशिया, यूनाइटेड स्टेट और चाइना है, जिनमें से रशिया के पास लगभग 2670, यूनाइटेड स्टेट के पास 1938 और चाइना के पास 476 वॉरेट मौजूद हैं। इसके बाद अभी भारत के पास करीब 172 यानी कि 172 एक्टिव न्यूक्लियर वॉरेट मौजूद होने की खबर सिप्री की तरफ से पब्लिश किया गया है। इसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास अभी करीब 160 से लेकर 170 तक वॉरेट होने की खबर सामने आई है। सिप्री की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान की तरफ जब अपनी न्यूक्लियर वॉरेट को रैपिडली इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा था, तभी भारत की तरफ से अपनी न्यूक्लियर वॉरेट के बदले न्यूक्लियर वेपन डिलीवर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। यानी कि भारत पहले अपनी न्यूक्लियर वॉरेट को डिलीवर करने के लिए वेपन प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा था, जिस वजह से अभी भारत के पास न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर करने के लिए कई प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिस वजह से भारत अभी लैंड से हो जाए, सी से हो जाए, फिर एयर से भी न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सकता है। इसके बाद अभी भारत की तरफ से थोड़ी तेज़ी के साथ अपनी न्यूक्लियर वॉरेट की मात्रा को भी इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि शायद भारत पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि चाइना को ध्यान में रखकर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी आज भी भारत अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कायम है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जाता है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले सुपरसोनिक टारगेट यानी कि स्टार मिसाइल की तरफ से है। ये एक रैमजेट पावर मिसाइल होने वाली, जिसको मेनली DRDO की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग और अपकमिंग डिफेंसिव सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी DRDO की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि वो जल्दी से ही अपनी स्टार मिसाइल को टेस्ट करना शुरू करने वाले हैं। DRDO का कहना है कि इस मिसाइल को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया तो इसको हम अलग अलग तरह की मिसाइल की परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको एक एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरह प्रोग्राम करके इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से इसको काउंटर करते हैं उसको एवेल्युएट कर सकते हैं, जिसमें हम दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइल को काउंटर करने का तरीका पता कर सकते हैं। इसके बाद इसे एंटीशिप मिसाइल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से हमारे नेवी दुश्मन की एंटीशिप मिसाइल को डिटेक्ट और काउंटर करने की एक्सरसाइज को कंडक्ट कर सकते और इस मिसाइल के अंदर सी स्किमिंग कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी मौजूद होने की वजह से इसको बेस करके जो एंटीशिप मिसाइल को काउंटर करने का एक्सरसाइज होगा उसको एकदम रियलिस्टिक तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इसको ज़रूरत पड़ने पर ऑफेंसिव रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिस तरीके की एक्सरसाइज को करने के लिए इसको डेवलप किया गया है ठीक वैसे ही सेम रोल के लिए हम इसको दुश्मन के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे लिए एक मल्टीपर्पज़ वेपन बनने वाला, और इसी साल के अंदर इसकी सीरीज ट्रायल को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके है। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी फाइनली आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मास ऑर्डर को करने का फैसला किया गया है, और अभी इसी के लिए HAL को एक रिक्वेस्ट और प्रपोजल को भी ऑफर किया जा चुका है। लेकिन अभी जब LCH को इतनी बड़ी मात्रा में हमारी सर्विस में शामिल किया जाएगा तो इसमें इस्तेमाल होने वाली इंडिजिनस सिस्टम या कंटेंट की मात्रा को लेकर सवाल किया जा रहा है। अभी के लिए HAL की तरफ से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को जिन 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया गया था उन सभी में बस 45% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से अभी HAL की तरफ से अपनी सीरीज प्रोडक्शन के दौरान इसकी इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा को 55% तक इंक्रीज करने की कोशिश किया जाएगा। क्योंकि अगर ये हमारा इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और हम ज़्यादा मात्रा में इसमें इम्पोर्टेड सिस्टम का इस्तेमाल करो, कम मात्रा में मेड इन इंडिया सिस्टम का इसमें इस्तेमाल करें तो इसको खुद डेवलप करने के बाद भी हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करने के लिए इंपोर्ट करेंगे उसका प्राइस हमको ज़्यादा ही पड़ने वाला है, और जंग जैसे हालात में ज़रूरत के वक्त में सप्लाई चेन इशू भी आ सकते हैं। जिस वजह से HAL की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मास प्रोडक्शन वाले यूनिट में ज़्यादा मात्रा में इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। HAL के मुताबिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाली 1H1 शक्ति इंजन को भी अभी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही बनाया जाने वाला है, और ऐसा होने के बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा 60% को भी पार कर सकता है। और सिर्फ LCH ही नहीं बल्कि ध्रुव हेलीकॉप्टर की फ्लीट में भी सेम इंजन का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से इस इंजन की कोर टेक्नोलॉजी मिलने के बाद ध्रुव हेलीकॉप्टर में भी हमारे इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा बढ़ने वाली है। अगला अपडेट जोरावर टैंक को लेके है, जो कि हमारा इंडिजिनस लाइट टैंक है, और इसको खास करके चाइनीज लाइट टैंक्स को लद्दाख रीजन में काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया है। वैसे इस टैंक को बहुत ही कम समय के अंदर डेवलप किया गया, और अभी DRDO की तरफ से बात बताया जा रहा है कि इसी साल की शुरू से ही जोरावर टैंक की इंटरनल ट्रायल को शुरू किया जा चुका है, और अभी आने वाले 1 से 2 सालों तक इसकी इंटरनल टेस्टिंग जारी रहने वाली है, जिसके बाद जाकर इसको आर्मी को यूज़र ट्रायल के लिए ऑफर किया जाएगा। और एक एस्टिमेशन के मुताबिक जोरावर टैंक को 2027 में जाकर इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। अभी इसकी इंटरनल टेस्टिंग के बाद इसकी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें इस टैंक को अलग अलग तरह की वेदर और क्लाइमेट कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले इसको समर ट्रायल से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें इसको राजस्थान में हॉट वेदर कंडीशन में टेस्ट किया जाएगा। वैसे इसे राजस्थान में डिप्लॉय करने के लिए प्राइमरी डेवलप नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसको हर तरीके की वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद इसके विंटर और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट को भी कंडक्ट किया जाएगा, और ये मेन ट्रायल होने वाला है जिसे इस टैंक को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मेनली हम लद्दाख में डिप्लॉय करने वाले हैं, जहाँ पर मोस्टली कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।